चलिए अब सीधे चलते हैं अपने दर्शकों से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ 3 दर्शक मौजूद हैं। ज्योति जी मौजूद हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से बातचीत करने के लिए। सैंड्रा जी मौजूद हैं सिंगापुर से और नीतू शर्मा मौजूद हैं दौसा राजस्थान से बातचीत करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं, चलिए सिंगापुर पहले चलते हैं। तो सैंड्रा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और आप तीनों का इनफैक्ट स्वागत है कार्यक्रम में। तो अभी तो शायद 2:30 बज रहा होगा वहां पे, सैंड्रा जी राइट? जी, दोपहर के 3 बजे हैं, करेक्ट। क्या करते हो आप मैम, कब से हो मार्केट में? मार्केट में एक्चुअली कॉलेज डेज में शुरू किया था, फिर ऑन एंड ऑफ स्टॉप कर दिया था, और अभी कोविड में दोबारा एज इंटरेस्ट देना शुरू किया है। ओके। सो एक्टिवली लास्ट 4 इयर्स। तो वैसे आप अदरवाइज क्या करते हो सैंड्रा जी? मैं वर्किंग हूँ, सो Okay. फुल टाइम जॉब करती हूँ बैंक में। बैंक में? हाँ जी। तो मतलब बैंक में कैसे जॉब, कैसा वाला जॉब है आपका वो? मोर बिजनेस फ्रंट, नहीं ट्रेडिंग साइड का जॉब नहीं है, बट डेटा टेक्नोलॉजी साइड का जॉब है। सो तो डेटा एनालिटिक्स, ये काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है मेरे जॉब का। तो कोई इंडियन बैंक है या वहीं का लोकल कोई मल्टीनेशनल बैंक है? इट्स अ मल्टीनेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ओके, मुझे लगा शायद कोई इंडियन बैंक हो तो आपको वहां से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ हो। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस मैम? पहले छोड़ा क्यों? अगर इतना अच्छा इंटरेस्ट था आपका तो बीच में छोड़ क्यों दिया था? वो स्टडीज एंड जॉब एंड एक्सेट्रा, मूविंग द कंट्री, तो उतना फॉलो अप नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा छूट गया बीच में। बट ओके। इंटरेस्ट हमेशा से था, तो अब लगा कि विद एज इट्स राइट टाइम कि एक सप्लीमेंट्री इनकम जो सेल्फ इंडिपेंडेंटली हम जनरेट कर सकते हैं, उस पर फोकस किया जाए। तो कैसे आप मार्केट्स में रहते हो? आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करके भूल जाते हो, बीटीएसटी करते रहते हो, कैसे करते हो? और ट्रैक कैसे करते हो मार्केट को, क्योंकि आपका तो टाइमिंग भी ऑड है इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में, तो ट्रैक कैसे करते हो? एक्चुअली आपका चैनल इज अ बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जी। जब आप लोग शुरू होते हो तभी एग्जैक्टली जब हमारा मॉर्निंग भी शुरू होता है, तो इट वर्क्स परफेक्टली। जो आपकी इनिशियल अपडेट्स होते हैं बहुत हेल्प करती हैं फिगर आउट करने में कि दिन कैसे प्लान करना है। जी। और मेरा पोर्टफोलियो मिक्स होता है, कुछ इज वेरी शॉर्ट टर्म, एंड आई थिंक आशीष जी के काफी टिप्स मैं फॉलो करती हूँ रेगुलरली, जो वो देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 3 to 6 मंथ्स वाले, 1 मंथ वाले। और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैं आपके चैनल से ही काफी कुछ सीखा है लास्ट 4 इयर्स से, एंड देन थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करके। चलिए बहुत बढ़िया सैंड्रा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हौसला अफजाई के लिए भी। तो कहाँ पे आज आप फंस गए हो, क्या सवाल है आज आपका? एक्चुअली अभी मैंने 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बाय करके रखे हैं। मेरा काफी उस पे पॉजिटिव आउटलुक है, बट कहीं पे जाके थोड़ा सा डाउट है। तो पहले है आईईएक्स पे, ये कब करंट पे लिया था आपने? है 9। हाँ जी। आईएक्स कहाँ पर लिया था आपने? लिया तो बहुत हाई था, बट अभी उसको एवरेज करते करते मैं उसको 148 पे लाई हूँ, रीच करा है प्राइस, एंड 9,500 शेयर्स की होल्डिंग है मेरी। ओके, और तो क्या टाइम आप इसे काफी दे सकते हो? एक्चुअली ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने होल्ड किया है इसको, तो अनदर ओके। ईयर 2 इयर्स इज ऑल्सो फाइन। चलिए, तो आशीष जी पहला सवाल तो आपके सामने आईएक्स का रखा गया है। दो ही एक तरफा तेजी दिखाया था इसने कोविड से पहले, फिर वो एडजस्टमेंट्स आया और उसके बाद से रेंज में गया और रेंज में ही फंस गया तब से। अभी क्या करें ये, क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि के लिए रखा है इसे। 148 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 9,500 शेयर है, क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। नीचे काफी गिरावट देखने में मिली थी ऑलरेडी, स्टॉक में 250 के रेंज से गिरकर ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, और स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 120 के रेंज पर, वापस अब ब्रेकआउट दे रहा है। हमें लगता है कि इनके भाव के पास आए तो जरूर एक बार निकल जाए, क्योंकि जो इसमें स्टोरी बिल्डअप हो रही थी कि एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और काफी अट्रैक्टिव बिजनेस बन रहा था ये, उसमें थोड़ा सा कर्व आता हुआ देखने मिला, और हमें देखने मिला कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जिस हिसाब से आई है इसके रिलेटेड, वो थोड़ी सी उतनी डिट्रीमेंटल है इसके लिए। और आप देखिए स्टॉक चार्ट्स पे भी इसमें कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर बन जा रहा है। तो हमें लगता है कि इनके भाव के पास आए तो एक बार एग्जिट कर ले, और दूसरे कोई फ्रंटलाइन स्टॉक्स में निवेश करें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको राय रखी गई है सैंड्रा मैम, आप आईएक्स में अकॉर्डिंगली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। वैसे भी एक बहुत बढ़िया तेजी इसने पहले दिखाई थी, जिसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा एडिशन करना शुरू किया है। आपसे मैं आगे और बात करूंगा आपके दोनों स्टॉक्स को लेकर भी, बाकी दोनों दर्शकों से भी एक बारी बातचीत कर लेते हैं। अब चलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश, ज्योति जी से बातचीत करने के लिए। ज्योति मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो अदरवाइज, और कब से हो मार्केट में? मार्केट में कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। ओके। और
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब लेके रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ज्योति मैम 10 से 12 साल का मतलब हो गया, आप करीब करीब 2010 की तेजी से मार्केट्स में हो, राइट? जी हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक लिए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे दाम पर स्टॉक लिए होंगे। हाँ हाँ, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि कब उनको बेचना है। एक्चुअली जब कभी बेचते हैं और उसके बाद दाम और बढ़ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि बेचे कब। तो मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था ज्योति मैम कि ऐसे, क्योंकि बहुत सारे शेयर होंगे जिनको आपने बहुत छोटे दाम पर देखा होगा और आज उनके बहुत बड़े बड़े दाम देख रहे होंगे, तो अफसोस नहीं होता देखकर? अफसोस क्यों, खुशी होती है कि कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन अपने पास तो नहीं बचा ना वो। नहीं नहीं नहीं, है अच्छा। है, वो बेचे नहीं। चलिए, बेचने का हिम्मत नहीं होता है कि बेचेंगे और वो बढ़ जाएगा, इसलिए। ओके। तो अभी आप कहां पर फंस गए, क्या आपने लिया? और अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेते हो, राइट? हाँ हाँ, ओके। ज्यादातर लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम लेते हैं। चलिए, तो आज आपका सवाल क्या है ज्योति मैम? हाँ, CDSL के लिए थे मैंने 1.5 साल पहले, Okay. 1400 के 100 शेयर। ये तो वो, ये 1.5 साल पहले खरीदारी, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो मार्केट पूरा बढ़ गया, लेकिन ये वहीं के वहीं है, बल्कि मुझे थोड़ा सा नुकसान ही हो रहा है इसमें। तो CDSL इसमें खरीदारी है। आशीष सर, क्या करना चाहिए? 1400 रुपए के दाम पर खरीदारी की है इन्होंने और रफली 100 शेयर हैं। नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, इसमें भी कोविड के बाद हमने एक अच्छा रनअप देखा था और उसके बाद इसमें भी अच्छी गिरावट देखने मिली, बट चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है और ओवरऑल बाइंग इंटरेस्ट अभी भी इसमें इंटैक्ट है। नीचे लेवल्स पे अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी है और जिस हिसाब से ये पूरा सेक्टर स्पेसिफिकली मूव कर रहा है और जिस हिसाब से एक्सचेंज बिजनेसेस वॉल्यूम मेजर क्लॉक कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड वॉल्यूम्स क्लॉक हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बने रहे स्टॉक में। इनका जो लेवल है 1400 का, वो इन्हें जल्दी देखने मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 to 6 मंथ्स इन्हें देना पड़ेगा स्टॉक में उनके लेवल्स आने में, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1190 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें और बने रहे। तो ज्योति मैम, वैसे तो आप अदरवाइज बने रहो, क्योंकि ये भी एक तरफा चला हुआ शेयर था, तो थोड़ा सा इसलिए भी ब्रीदर ले रहा है। लेकिन हाँ, आपका दाम बहुत ऊपर का नहीं है, तो इजीली आपको शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपसे मैं आगे और बात करता हूं ज्योति मैम, लेकिन अब नीतू जी से बात कर लेता हूं, जो कि राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतू मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, आपकी साइड तो आजकल बहुत बारिश हो रहा होगा, आई गेस? हाँ। ऑल वेल आपकी तरफ? हाँ, यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रहा है। चलिए, क्या करते हो आप नीतू मैम, और कब से हो मार्केट में? मैं एक हाउस वाइफ हूँ जी। और मार्केट में सेल 2017 से कर रही हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड भी साथ में ही हैं आपके, राइट? हाँ। वो भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में? हाँ, वो भी करते हैं। ओके। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों का? अच्छा है। वो भी बता सकते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो नीतू मैम, आप कहाँ पे फंस गए इस बारी? क्या सवाल है आज आपका? तो बताओ, इनके नाम बताओ। तो मैंने ना जो 500 सेल तो 2020 के भाव ले रखे हैं। ओके। नहीं तो आपने शेयर लिए हैं, आपके हस्बैंड ने शेयर लिए हैं? मैं नहीं लिए थे सर। ओके। और आपके हस्बैंड और आप मिलके पोर्टफोलियो बनाते हो या अलग अलग बनाते हो अपना पोर्टफोलियो? यस सर। मिलके बनाते हो। चलो, कितना टाइम दोगे नीतू मैम इसको आप? और 600 शेयर मैंने पंजाब बैंक से 79 के भाव ले रखे हैं। ओके। और 200 पीसी ज्वेलर्स के 200 के भाव ले रखे हैं। 200 शेयर पीसी ज्वेलर के 200 रुपए के भाव पे ले रखे हैं। ओके। और तीनों में आप समय कितना दोगे नीतू मैम, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। चलिए, तो पहले आशीष जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पहला नाम था सेल का, करीब 500 शेयर ले रखे हैं 120 रुपए के दाम पर। और दूसरा नाम पीएनबी का। इन दोनों पे जरा अपनी राय रखिए कि क्या करना चाहिए पीएनबी में और क्या करना चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में।
जी, सेल में एक अच्छा मूव देखने मिला है। इनफैक्ट पूरा मेटल सेक्टर काफी अच्छा मूव दिखा रहा है, और आज देखिए, आज हिंदुस्तान कॉपर जैसा स्टॉक 7-8% कल की रैली के बाद आज भी वापस रैली में है, और मेटल्स में पूरा ही बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा दिख रहा है। सेल में बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है कि इनका जो 120 का भाव है वो जल्दी इन्हें देखने मिल सकता है। सिर्फ एक स्टॉप लॉस जो है वो 90 के करीब एक मेंटेन करे और इस स्टॉक में बने रहे। इनफैक्ट मेटल्स में इन लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है, तो थोड़ा सा पोजीशन ऐड की जा सकती है इन्हें इन लेवल्स पे। सिमिलरली पीएनबी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और जिस हिसाब से पूरा पीएसयू पैक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं इन सबके, तो इसमें भी बने रहने की सलाह है। जबकि इनके लेवल्स काफी ऊपर गए, बट हमें लगता है कि थोड़ा सा कोई डिप आए पीएनबी और एसबीआई में, तो वहां पे पोजिशन और ऐड करे तो इनका थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा, और दोनों स्टॉक्स में बने रहने की सलाह रहेगी। तो दोनों स्टॉक्स में नीतू मैम, आप और आपके हस्बैंड बने रह सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी और पीएनबी में भी। पीसी ज्वेलर्स के ऊपर मैं अभी आगे राय लूंगा अलग से, लेकिन वापस चलते हैं सिंगापुर और बाकी बचे हुए स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं। तो सैंड्रा मैम, आपके जो नेक्स्ट स्टॉक्स थे उनमें कौन कौन से नाम है? जेके पेपर्स एंड एलआईसी है सुमित जी। तो जेके पेपर्स की मेरी होल्डिंग है 4,500 शेयर्स की एट अ प्राइस ऑफ 342, और एलआईसी है 3,000 शेयर्स एट 650। ये एलआईसी आपने आईपीओ के बाद लिया, राइट? हाँ जी, आईपीओ पे काफी हाई प्राइस पे लिया था, बट फिर स्लोली एवरेज किया है, बिकॉज इंश्योरेंस आज के टाइम पे इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। सो एलआईसी की रीच के बेसिस पे थोड़ा सा उस पे कन्विक्शन है कि इट शुड बिकम वन ऑफ द बेटर वंस लेटर। तो सैंड्रा मैम, आपको आईपीओ के अलॉट हुए थे, राइट? और उसके बाद आपने और एवरेज कर लिया? नहीं नहीं, मेरे को आईपीओ से अलॉट नहीं हुए थे, मैंने ओपन मार्केट से खरीदे थे। आपने अप्लाई किया था इसके आईपीओ में? हम वी आर नॉट एलिजिबल, ओके, हम नहीं ओके, अप्लाई कर ओके। सकते। तो आपने एलआईसी को आउटराइटली अलग से लिया 650 रुपए के दाम पर, और साथ साथ जेके पेपर। तो आशीष जी, क्वांटिटी यहाँ पे सब्सटैंशियल है, लेकिन दोनों केसेस में ये टाइम फ्रेम इनका लॉन्ग टर्म है और ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास है। तो एलआईसी तो रिसेंटली एक बड़ा जर्क रिएक्शन देख चुका है 580-560 की रेंज में, और वहां से वापस रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। पूरा पीएसयू बास्केट तेजी में है, उसमें भी पार्टिसिपेट्स ने किया नहीं है। तो क्या करना चाहिए एलआईसी में और साथ साथ जेके पेपर में? जी सुमित जी, एलआईसी जैसे कि हम जानते हैं कि फरवरी में बजट के बाद एक मैसिव करेक्शन देखने मिला, और अप्रैल और मई के बेस पीरियड में इसने एक अच्छा बेस बना लिया था, और वापस अब पूरा का पूरा इंश्योरेंस पैक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू में ऑलरेडी एक अप मूव आ चुका है। एलआईसी में अभी वो मूव अभी भी पेंडिंग है, तो एक बने रहने की सलाह है एलआईसी में। इसके चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें 700 प्लस के लेवल्स इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 620 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। और जेके पेपर्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, एक बेस बनाया है स्टॉक ने अभी रिसेंटली जुलाई के मंथ में ही, अब 300 के करीब, और अब वापस एक अप स्विंग देने के लिए तैयार है। 200 डेमा इसका काफी नियर बाय प्लेस्ड है। मुझे लगता है कि उसको ब्रीच करता है, 350 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, 355 350 के ऊपर निकलता है, तो इसमें 375 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह है। जो जेके पेपर में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो 317 का एक एसएल मेंटेन करे। तो 317 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो चंद्रा मैम, दोनों स्टॉक्स के अंदर, रादर तीनों स्टॉक्स के अंदर आप बने रहो, क्योंकि आपने अदरवाइज भी एक लंबी अवधि के लिए चुना है, और थोड़ा सा अपमूव शायद यहाँ पर कैचअप होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे आपसे हम बात करते हैं, लेकिन ज्योति जी हमारे साथ वेट कर रही हैं, उनका दूसरा सवाल भी पेंडिंग है। तो ज्योति मैम, आपका दूसरा सवाल। सर, IRFC लिया था आईपीओ से 570 26 रुपीज के। तो आज तो 41 के करीब दिख रहा है मुझे, लेकिन ये लग रहा है कि इसको सेल कर देना चाहिए क्या, कहीं IRCTC जैसा हाल ना हो जाए, इसका एकदम से डाउन हो जाए। तो IRFC आप आईपीओ से होल्ड कर रहे हो, राइट? ओके। तो आशीष जी, पैसा तो बढ़िया बन रहा है, क्योंकि 40-41 रुपए आ गया है, 26 रुपए का शेयर। डिविडेंड भी कंपनी ने पे ऑफ किया है, करीब 2.5-3 रुपए डिविडेंड भी आ चुका है विद टाइम। 2021 में आईपीओ आया था, तब से लेके अब तक। तो IRCTC जैसी सिचुएशन तो अभी इसमें नहीं दिख रही, क्योंकि उसका तो तेजी इतनी बड़ी थी, तो उसके बाद एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के बाद नीचे आना था। तो यहाँ तो तेजी अब इतनी बड़ी आई नहीं है, क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, इनफैक्ट सारे रेलवे स्टॉक्स में तो मूव अप चालू हुआ है, और जिस हिसाब से पूरे रेलवे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है,
हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी यहाँ से काफी दमखम रखता है, और पिछले 2 दिनों से जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन बन रहा है काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि 50 का एक जो जोन है वहां पे थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुक करे, 49-50 के पास में अभी बने रहे। सिर्फ जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे और इसमें बने रहे। जो अभी ने स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 36 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करे, और जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करके स्टॉक में होल्ड करें। तो आप ज्योति मैम इसे होल्ड करो, 50 के अराउंड आए 49-50 के जोन में, वहां पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना, लेकिन धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहना। और वो सिचुएशन नहीं है आईआरसीटीसी ऐसी, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे गेन आता जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स आप लेते रहो, वो भी ज़्यादा लॉजिकल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सैंड्रा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नीतू मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को ही कार्यक्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।